हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग। इसमें देख रहे थे लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, और एक लिमिटेशन इसमें हम लोग देखे थे इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कि ऑक्टेट रूल बोलता है कि जब कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा तो उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेकिन कुछ वैसे भी कंपाउंड्स हैं जो अस्टेबल हैं, लेकिन उसमें सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल में 8 से कम ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस केस को हम लोग इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोल रहे थे। कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे, और ऐसे कंपाउंड्स को जिसमें सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो वैसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। आज हम लोग देखेंगे दूसरा लिमिटेशन इसका, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, या इसी को हम लोग बोलेंगे सुपर ऑक्टेट। तो जैसे इनकम्प्लीट ऑक्टेट था ना कि वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन, तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट मैंने याद रखोगे मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। कि यदि किसी एटम का वैलेंस शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेंडेड ऑक्टेट या फिर सुपर ऑक्टेट। समझ गए बात को? किसी भी एलिमेंट का वैलेंस शेल में यदि 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, या इसी को बोलेंगे सुपर ऑक्टेट। तो बहुत सारे वैसे अस्टेबल कंपाउंड्स हैं जिसमें सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल में जो है 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्टेट रूल बोलता है कि 8 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे वैसे कंपाउंड्स हैं जिसमें सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन है। तो इस बात को हम लोग एक्सपेंडेड ऑक्टेट या सुपर ऑक्टेट बोलेंगे। और वैसे कंपाउंड्स जिसमें सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स। हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। जैसे SO2 की बात करें, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 2, 8 और 6, ऑक्सीजन का 8, 2 और 6, दोनों का वैलेंस शेल में 6-6 है। सल्फर सेंट्रल एटम है, बीच में रहेगा। 2 ऑक्सीजन इसका पेरीफेरल एटम हुआ। तो क्या बताए थे, इलेक्ट्रॉन पहले पेरीफेरल एटम्स का दिखाया जाता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6, 2, 4, 6। सल्फर का भी 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, बाकी 2 बच गया वो यहाँ। देखो ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन सल्फर का जरा देखो 2, 4, 6, 8 और 2, 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसा तो 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो गया। ऐसा ही यदि मान लो लिखे हम लोग SF6 का, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 2, 8 और 6, फ्लोरीन का 9, 2 और 7। तो सल्फर अगल बगल 6 फ्लोरीन कहीं भी रख दो ऐसा, और सबका 7-7 है, 2, 4, 6, 7, फिर 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, फिर 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, फिर 2, 4, 6, 7। सल्फर का वैलेंस में कितना है, 6। तो सब तरफ एक इलेक्ट्रॉन लगाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मिला दो, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन। और सल्फर का देखो, सल्फर का यदि देखोगे ये 2, 4, 6, 8, 10 और 2, 12 इलेक्ट्रॉन। ऐसा
तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसमें सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल में जो है ना 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ऐसा ही मान लो हम बनाना चाहे POCl3 का, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, 2, 8 और 5, ऑक्सीजन का 8, 2 और 6, क्लोरीन का 17, 2, 8 और 7, फास्फोरस बीच में, एक ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन। क्लोरीन का 7 है, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, ऑक्सीजन का 6, 2, 4, 6, फास्फोरस का 5 है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर, 2, 3, 4, 5 ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8, और फास्फोरस का 2, 4, 6 और 4, 10। तो जो इस टाइप के कंपाउंड्स देख रहे हो, इसमें सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल में जो है इलेक्ट्रॉन का संख्या 8 से अधिक हो गया। इसी को हम लोग एक्सपेंडेड ऑक्टेट या सुपर ऑक्टेट बोलेंगे। और ऐसे कंपाउंड्स को जिसमें सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं इस प्रकार के, नोट्स में लिखा हुआ है। सारे कंपाउंड्स का आप लोग लेविस स्ट्रक्चर बनाओगे और बनाने के बाद देखोगे कि सब में सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम लोग को जानना ये है कि जो वैलेंस शेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, ये क्या सभी एलिमेंट्स के हो सकते हैं या कुछ कुछ एलिमेंट्स के ही हो सकते हैं? तो सारे एलिमेंट्स का वैलेंस शेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकता है। कुछ कुछ एलिमेंट्स का हो सकता है, कुछ का नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग ये जानेंगे कि आखिर कौन कौन से एलिमेंट्स का वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है और किसका वैलेंस शेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकता है। मैंने कौन कौन से एलिमेंट्स सुपर ऑक्टेट एग्जिबिट कर सकते हैं, इसी को हम लोग देखेंगे। इसमें से कुछ नोट करके हम लोग लिखेंगे। सबसे पहला कि हाइड्रोजन हैज ओनली डुएट, हाइड्रोजन का केवल डुएट होगा। हाइड्रोजन का वैलेंस शेल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं होगा? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s। ये देखो 1s के बाद 1p हम लोग नहीं पढ़े हैं। मतलब हाइड्रोजन में जो एक सेल एग्जिस्ट करेगा उसमें केवल s ऑर्बिटल है, और s मतलब एक ऑर्बिटल, और इस एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 2। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि हाइड्रोजन के पास मात्र 1s ऑर्बिटल है और 1s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो यदि किसी केस में मान लो कि हाइड्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो 3 इलेक्ट्रॉन होने से नहीं ना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए उसके पास जगह होना चाहिए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन रखने का जगह है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन कभी भी हाइड्रोजन का नहीं हो सकता है। उसके बाद the elements of second period can't exhibit expanded octet। सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, खास करके नॉन मेटल एलिमेंट्स जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये पांचों वैसे नॉन मेटल एटम्स हैं जिसके वैलेंस शेल में कभी भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं। याद रखोगे, सेकेंड पीरियड में जो 5 नॉन मेटल एटम्स हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये पांचों एलिमेंट्स का वैलेंस शेल में कभी भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? तो ये सब एलिमेंट का तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, तो ये लास्ट में आएगा 2s 2p। 2p के बाद 2d हम लोग जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। तो s है एक ऑर्बिटल, p है 3 ऑर्बिटल्स, s में ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन
और P में यदि इलेक्ट्रॉन भरोगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है ये कितना है, 1 s का और 3 p का 4। तो यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 में कितना 8। मतलब जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, नॉन मेटल एलिमेंट्स, उसके वैलेंस शेल में 4 ही ऑर्बिटल्स हैं, 1 s का और 3 p का, और 4 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। समझ गए बात को। 5 एलिमेंट याद रखोगे कि ई पांचों एलिमेंट का वैलेंस शेल में कभी भी 8 से ज़्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में ऑर्बिटल 4 और 4 में ज़्यादा से ज़्यादा 8। तो मान लो कि किसी केस में नाइट्रोजन का हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 हो तो गया लेकिन रखने का जगह नहीं है ना, 10 में से 8 ही इलेक्ट्रॉन रखने का जगह है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन ही कहाँ से रख पाएगा, नहीं रख पाएगा क्योंकि ऑर्बिटल ही नहीं है। तो ये पांचों एलिमेंट का कभी भी वैलेंस शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। अब इसके बाद यदि आओगे तीसरा केस कि द एलिमेंट्स ऑफ हायर पीरियड्स मतलब थर्ड एंड ऑनवर्ड्स, माने थर्ड पीरियड और उसके आगे के जो है, कैन एग्जिबिट सुपर ऑक्टेट। तो फर्स्ट पीरियड में एक हाइड्रोजन है जिसका 2 से ज़्यादा होगा नहीं कभी। सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में से 5 जो मुख्य हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब का 8 से ज़्यादा नहीं होगा। अब सेकेंड के बाद जब नीचे जाओगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे, तो वो सब जो एलिमेंट्स है वो सब का सुपर ऑक्टेट हो सकता है। मतलब वो सब एलिमेंट का वैलेंस शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। समझ गए बात को। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लो सिलिकॉन लो, फास्फोरस लो, सल्फर लो, क्लोरीन लो, इस टाइप का एलिमेंट। और भी नीचे जा सकते हो, जैसे ब्रोमीन है, आयोडीन है, इसमें सेलेनियम है, ऐसे। तो मान लो कि ये सब थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ये सब फोर्थ का है, ये फिफ्थ का है। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट का सपोज हम लोग बात करें, तो ये सब एलिमेंट का जब तुम कन्फिग्रेशन लिखोगे ना, तो लास्ट में आता है 3s, 3p, और 3p के बाद 3d भी हम लोग जानते हैं। ये सब जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स है, इस सब का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो लास्ट में क्या आएगा, 3s, 3p और 3d। 3f नहीं होता है, 3d तक। अब देखो s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल्स और d में होते हैं 5, ऐसा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हुए, 1 है s में, 3 है p में और 5 है d में, 9। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 × 9 मतलब 18, ऐसा। तो ये सभी एलिमेंट्स का वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स तक हो सकते हैं, क्योंकि जगह है 18 इलेक्ट्रॉन रखने का, तो 18 माने 8 से ज़्यादा। तो ये 3 पॉइंट को आप लोग याद रखोगे और इसको कभी नहीं भूलना है। हाइड्रोजन का केवल 2, क्योंकि उसके पास 1 ही ऑर्बिटल है। सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये 5 एलिमेंट्स का 8 से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 8, क्योंकि सबके वैलेंस शेल में 4 ही ऑर्बिटल्स है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा 8। और सेकेंड पीरियड के बाद जब जाओगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो उस केस में एलिमेंट्स का वैलेंस शेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, मतलब वो सबका सुपर ऑक्टेट हो सकता है। क्यों होगा सुपर ऑक्टेट, क्योंकि वैलेंस शेल में जो है इनके 9 ऑर्बिटल्स आते हैं, 9 ऑर्बिटल्स मतलब इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना, 18 तक हो सकते हैं। तो यहाँ तक याद रखेंगे। एग्जाम में अब बात आया कि इससे क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो देखो कहाँ से क्वेश्चन आता है इसमें। क्वेश्चन ऐसा आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कांट एग्जिस्ट। निम्नलिखित में से कौन एक एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा PF5, ClF5, NF5
और Br(F5) ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि चारों में से कौन एक एग्जिस्ट नहीं करेगा, चारों में से कौन एक हो ही नहीं सकता है, उसका फॉर्मेशन ही पॉसिबल नहीं है। कैसे निकालेंगे? तो देखो Pf5 है तो इसका स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो अगल बगल 5 फ्लोरीन, 3 4 5। हम लोग क्या पढ़े हैं कि एक बॉन्ड में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6 8 10, माने फास्फोरस का यहाँ वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 10। तो फास्फोरस का यहाँ 10, वैसे ही क्लोरीन का यहाँ 10, वैसे ही नाइट्रोजन का यहाँ 10, और वैसे ही ब्रोमीन का यहाँ 10। मतलब सब में जो सेंट्रल एटम है उसका वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10। 10 कहने का मतलब कि 8 से ज़्यादा। तो देखना ये होगा कि इसमें से किस एलिमेंट का वैलेंस शेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। तो क्या बताए थे? सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट है, सब बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब का वैलेंस शेल में कभी भी 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो देखो यहाँ नाइट्रोजन है, तो इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, जबकि नाइट्रोजन का कभी भी 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए कंपाउंड का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से एग्जाम में जो है क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। अगला लिमिटेशन देखते हैं हम लोग। थर्ड लिमिटेशन, केमिकल inertness of the noble gases। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि एलिमेंट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करना चाहेंगे बॉन्ड बना करके। और क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि नोबल गैस का भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, वे सभी अस्टेबल होते हैं। मतलब यदि किसी एलिमेंट का वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो अस्टेबल, और अस्टेबल होने का मतलब हुआ कि वे केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे, वे किसी भी तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, जैसा कि नोबल गैस में होता है। ये बात कहना था ऑक्टेट रूल का कि केमिकल इनर्टनेस नोबल गैस का है, मतलब नोबल गैस का वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, वे सभी रिएक्शन नहीं करते हैं, कोई कंपाउंड नहीं बनेगा। लेकिन नोबल गैस में मेनली जेनॉन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 54, तो जेनॉन एक नोबल गैस है, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं या एक स्टेबल एलिमेंट है, तो केमिकली इनर्ट होना चाहिए, इसको किसी भी प्रकार के कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए। लेकिन जेनॉन का एकाध वो नहीं, बहुत सारे कंपाउंड्स नोन हैं, जैसे XeF2, XeF4, XeF6, XeOF2, XeO2F2, XeOF4, XeO3, XeO4 एट्सेट्रा। देखो कितने सारे कंपाउंड्स बने हैं जेनॉन का। जेनॉन का ही मेनली, इसके अलावा क्रिप्टन के कुछ कंपाउंड्स नोन हैं, लेकिन मेनली जेनॉन के। तो जेनॉन एक नोबल गैस है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल एलिमेंट है, तो इसको केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहिए। और जब केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा तो इतने सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि एलिमेंट का वैलेंस शेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, उसके बावजूद भी वह पूरी तरह स्टेबल नहीं होता है, वह फिर भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। किसी का भी तुम बना लो स्ट्रक्चर, जैसे मान लो कि इसका बनाना चाहें, तो जेनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54, 2 8 18 18 8, सही होगा। लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का होता है 8, तो 2 और 6, फ्लोरीन का होता है 9, तो 2 और 7, बीच में जेनॉन को रखो, अगल बगल 2 ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन। फ्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 हुआ, इसका भी 7, 6, इसका भी 6। जेनॉन का लास्ट में 8 है, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2, इधर भी 2 है तो 2, 1 है तो 1, इधर भी 1 है तो 1, ऐसा मिला दो, तो इस सब का 8 8 हो जाएगा, लेकिन जेनॉन का मिलाओ
4 4 8 2 10 और 2 12। वैसे और भी हो जाएगा, जेनॉन का तो 8 है ना, और यहाँ 2 4 5 6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ रह जाएगा, एक लोन पेयर, माने 14 इलेक्ट्रॉन। तो जेनॉन का जो है यहाँ 8 से ज़्यादा हो जा रहा है, होगा ही, क्योंकि जेनॉन का तो पहले से वैलेंस में 8 है, और जब शेयरिंग करेगा तो इलेक्ट्रॉन का संख्या और क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरह से जितना भी जेनॉन का कंपाउंड्स हम बनाए हैं, सब में जेनॉन का वैलेंस सेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि जेनॉन का पहले से 8 है, और जेनॉन का 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, क्योंकि जेनॉन जो 5th पीरियड का एलिमेंट है, और बताया कि 2nd पीरियड के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं, उस सबका वैलेंस सेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो ये जो बात बोला गया कि केमिकल इनर्टनेस नोबल गैस का, मैंने नोबल गैस का वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए वे सभी रिएक्शन नहीं करेंगे, यह बात बहुत ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि जेनॉन एक नोबल गैस है, इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके बावजूद यह कंपाउंड बना रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाने के बावजूद भी कोई एलिमेंट पूरी तरह से स्टेबल नहीं होता है, उसके बावजूद वह केमिकल रिएक्शन कर सकता है। हाँ, एक टारगेट रहेगा वही 8 करने का। इस प्रकार से बाकी कंपाउंड्स का जो है आप लोग लेविस स्ट्रक्चर बना लोगे, नोट्स में भी सब लिखा हुआ है। अगला लिमिटेशन इसका 4था नंबर में, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होता है? जैसे एग्जांपल के लिए NO की बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 और 5, ऑक्सीजन का 8, 2 और 6। स्ट्रक्चर बनाओ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 6 है, 2 4, नाइट्रोजन का 5, तो 2 4 1 5 मिलाओ, तो ऑक्सीजन का हुआ 8 और नाइट्रोजन का 7, 4 2 6 और 1 7 तो ठीक है, लेकिन उसके अलावे देखो कि यहाँ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है। इसमें हम लोग क्या पढ़े कि इलेक्ट्रॉन बचेंगे पेयर में, जो कि कहलाएंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ तो हम लोग ये देख रहे हैं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन भी बच जा रहा है। तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन बच रहा है इसी को हम लोग बोलेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन कैसे बच रहा है, या सिंगल इलेक्ट्रॉन बचने के बाद कंपाउंड का स्टेबिलिटी क्या होगा, इस बात का डिस्कशन भी ऑक्टेट रूल में नहीं है। ऑक्टेट रूल के अनुसार कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा पेयर में, जो शेयर्ड पेयर कहलाएंगे, बचेंगे पेयर में जो लोन पेयर कहलाएंगे। लेकिन यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस केस में जो है नाइट्रोजन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है। तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन बच रहा है इसी को हम लोग बोलेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन, और इसका एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है। वैसे ही मान लो NO2 का बनाना चाहें, कन्फिग्रेशन लिखा हुआ है, बीच में नाइट्रोजन, अगल बगल ऑक्सीजन, 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का होता है 5, तो 2 4 और 1 5, ऐसा। ऑक्सीजन का 8, इसका भी 8, लेकिन नाइट्रोजन का यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन, 4 4 8 और 1 9, और साथ ही साथ ऑड इलेक्ट्रॉन, ऐसा। तो एक तो 8 से ज़्यादा भी जा रहा है। अभी बताए कि नाइट्रोजन 2nd पीरियड का एलिमेंट है, इसका वैलेंस सेल में कभी भी 8 से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन यहाँ हो जा रहा है 9, और साथ ही साथ बच रहा है एक ऑड इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन कैसे बच रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन ऑक्टेट रूल में नहीं, और साथ ही साथ 9 भी हो जा रहा है, तो 9 नहीं हो, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग कुछ इस तरह का बनाते हैं। अब मिलाओ 8 8 और नाइट्रोजन का देखो अब हुआ 7, 4 2 6 1 7। तो 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन 8 से कम तो हो सकता है ना। लेकिन देखो यहाँ कुछ अजीब कर दिए हैं। अजीब क्या किए हैं कि यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन किसका लग गया है, नाइट्रोजन का। हम लोग पढ़ें कि यदि दो एटम के बीच कोई बॉन्ड बनता है तो उसमें से दोनों मिलके इलेक्ट्रॉन्स लगाते हैं, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम लगा दिया है, कौन, नाइट्रोजन। तो ऐसे कैसे होगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी तो ऑक्टेट रूल में नहीं है। हम लोग पढ़ें कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉनों का म्यूचुअल शेयरिंग होना चाहिए, दोनों एटम्स मिलके इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, लेकिन यहाँ जो है दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लगा रहा है, नाइट्रोजन। यदि कोई बॉन्ड बनने में दोनों एटम्स मिलके इलेक्ट्रॉन लगाएं तो उस प्रकार के बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे।
लेकिन यदि दोनों इलेक्ट्रॉन्स कोई एक ही एटम लगाए तो इस प्रकार के बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन ऑक्टेट रूल नहीं बतलाता है। मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये नाइट्रोजन, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर, एक सिंगल, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे एरो से दिखलाया जाता है, ऑक्सीजन और 3 लोन। ये जो एरो है यही कहलाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये एरो क्या शो कर रहा है कि नाइट्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसके तरफ लगा रहा है, ऑक्सीजन की तरफ। ऐसे एरो का साइन दिया हुआ रहे तो समझ जाओगे कौन सा बॉन्ड दिखा रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। या फिर यदि कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिखाओगे तो नॉर्मल बॉन्ड दिखलाओ, ऐसा। तो नॉर्मल बॉन्ड दिखाओगे तो चार्ज देना पड़ेगा। कैसे चार्ज देंगे, देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2 3, एक यहाँ 4। वैसे यदि गिने कि एक बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो नाइट्रोजन का टोटल 4 हुआ। लेकिन वैलेंस सेल में होता कितना है, 5, 1 इलेक्ट्रॉन कम है। और जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाए वैलेंसी से तो कौन सा चार्ज देते हैं हम लोग एलिमेंट पे, पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन पे यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। इस ऑप्शन का गिनो, 1 2 3 4 5 6 और 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में 7, अपना कितना 6। तो वैलेंसी से 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से कौन चार्ज आता है, नेगेटिव। तो यहाँ ऑक्सीजन पर कौन चार्ज देंगे, नेगेटिव। इस ऑप्शन का गिनो, 1 2 3 4 5 6, वैलेंसी के बराबर है तो यहाँ कोई चार्ज नहीं होगा। माने यदि किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के बराबर है तो कोई चार्ज नहीं, वैलेंसी से कम है तो जितना कम रहेगा उतना पॉजिटिव, वैलेंसी से ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा होगा उतना नेगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर NO2 का या तो आप ऐसे बना सकते हो या ऐसे, मतलब या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाओ या नॉर्मल। कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाओगे तो कोई चार्ज नहीं दिखाएंगे, और यदि नॉर्मल बॉन्ड दिखाओगे माने कोवेलेंट बॉन्ड, तब चार्ज दिखाना पड़ेगा प्लस और माइनस। लेकिन दोनों में से कोई एक, आइदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड और चार्ज। तो ये मुख्य लिमिटेशंस थे ऑक्टेट रूल के। इसके अलावा भी लिमिटेशंस हैं कि जो ऑक्टेट रूल या फिर लेविस स्ट्रक्चर है वह कंपाउंड के ज्योमेट्री के बारे में नहीं बतलाता है। जैसे NO2 का ही स्ट्रक्चर हम बनाए तो ठीक है, नाइट्रोजन को बीच में रखे, बाकी ये दोनों ऑक्सीजन को किधर रखेंगे, तो इसमें बोल दिया कि जहाँ इच्छा है वहाँ दोनों ऑक्सीजन को रख लो। ये दोनों ऑक्सीजन ऐसे रखे, तुम दोनों को ऐसे रखो या दोनों को ऐसे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा ऑक्टेट रूल के अनुसार है, लेविस स्ट्रक्चर के अनुसार है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर एक कंपाउंड का एक डेफिनिट ज्योमेट्री है, डेफिनिट शेप है, जिसमें एलिमेंट को एक तरीके से रखा जाता है ताकि उसका कोई शेप मिले। लेकिन ये किस प्रकार का शेप वगैरह बनता है कंपाउंड का, इसका चर्चा ऑक्टेट रूल में नहीं है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। स्टेबिलिटी को भी बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं किया। लेविस डॉट स्ट्रक्चर या ऑक्टेट रूल के अनुसार स्टेबल वही है जिसके वैलेंस सेल में 8 है, लेकिन हम लोग देखें कि बहुत सारे वैसे भी कंपाउंड्स हैं जिसके वैलेंस सेल में 8 से कम है फिर भी स्टेबल है, जिसमें एलिमेंट का वैलेंस सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो भी स्टेबल है, और जिसका वैलेंस सेल में 8 है वो पूरा स्टेबल नहीं है। जैसे नोबल गैस वैलेंस सेल में 8 था लेकिन स्टेबल कहाँ है, रिएक्शन तो हो रहा है, कंपाउंड का फॉर्मेशन तो हो रहा है। तो इस प्रकार से ऑक्टेट रूल के बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, बहुत सारा लिमिटेशन हम लोग यहाँ देख भी लिए, सब नोट्स में लिखा हुआ है, तो वहाँ आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ोगे और जितने भी कंपाउंड्स हैं सबका लेविस स्ट्रक्चर आप लोग जरूर बनाओगे और लिमिटेशन को याद रखोगे। इसके आगे हम लोग कुछ स्पेशल कंपाउंड और आयन का लेविस स्ट्रक्चर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक धन्यवाद।